बच्चों ये है लेक्चर 213 और हम कर रहे हैं आपके साइंस की एनसीईआरटी में से चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, सो मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस पे ये हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये है आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 95। सो हम ये चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो देखो, एक जनरल डिस्कशन हुआ था लोगों के बीच पहेली और बूझों की क्लास में कि उन्होंने समर वेकेशन में क्या क्या विजिट किया। कुछ लोग अपने गांव गए थे ट्रेन से, कुछ लोग बस से गए थे और कुछ लोग बुलक कार्ट से गए थे। वन स्टूडेंट हैड, और कुछ गए थे एरोप्लेन से, कई गए थे फिशिंग ट्रिप्स पे और कई लोग अंकल की बोट पे गए थे। मतलब हर कोई अलग अलग जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब जो साधन होते हैं, सब हर कोई ने वेकेशन में अलग अलग साधन यूज किए। सो जो टीचर है, अब टीचर इन्हें क्या बोलती है, टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। टीचर ने कहा कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ो जिसमें जो है स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स के बारे में लिखा गया है दैट मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट। सो टीचर ने कहा कि आप लोग उन छोटे छोटे व्हीकल्स के बारे में पढ़ के आओ, जानकारी लेके आओ जो कि मार्स की मिट्टी पे चल सकते हैं। मार्स एक ग्रह है, आपको पता होगा, प्लैनेट है। दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स। इन व्हीकल्स को स्पेसक्राफ्ट ले जाया गया था, स्पेसक्राफ्ट की मदद से मार्स में ले जाया गया था। Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times. जो पहेली है वो स्टोरीज रीड कर रही है एंशियंट इंडिया के बारे में, और वो ये जानना चाहती है कि लोग पहले ज़माने में कैसे ट्रैवलिंग करते थे। जैसे आज लोग ट्रैवलिंग करते हैं बसों से, ट्रेनों से, बुलक कार्ट से, साइकिल से, तो पहले लोग कैसे जो है ट्रांसपोर्ट करते थे पहले के ज़माने में। सो पहेली वो जानना चाहती है। सो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट की स्टोरी क्या है? सो ट्रांसपोर्ट की स्टोरी, लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये बहुत समय पहले की बात है कि जो लोग थे उनके पास कोई भी साधन नहीं होता था। वो लोग सिर्फ पैरों से, फुट से, मतलब पैरों से ही चलते थे। कैरी गुड्स ऑन देयर बैक, और अपने पीठ पे वो लोग सामान लाद के जहां उन्हें जाना होता था जाते थे। मतलब पैदल पैदल वो जहां जाते थे हर जगह वही जाते थे पैदल। लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आगे गए एंड देन फिर उन लोगों ने धीरे धीरे एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एनिमल्स को अपना साधन बनाना चालू किया। एनिमल्स को साथ में ले जाते थे ट्रांसपोर्ट में ताकि उनका भार कम हो। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। सबसे पुराना, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, जो सबसे पुराना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहा है? बोट्स। मतलब शुरू से, मतलब जो पानी का रास्ता है वो सबसे बेस्ट रास्ता रहा है शुरू से, एंशिएंट टाइम से सबसे सस्ता। सो फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। To begin with, the boats were simple logs of woods in which a hollow cavity could be made. So पहले जमाने की जो बोट्स थी वो कैसे बनाई जाती थी अगर आपको पता ना हो। सो जो बोट्स थी पहले जमाने में, वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड। लॉग का मतलब लकड़ा, एक बड़ा सा लकड़ा होता था जिसके अंदर, इन विच अ होलो कैविटी कुड बी मेड, उसके अंदर एक छेद किया जाता था, एक कैविटी की जाती थी। लेटर, मतलब पहले ऐसी बोट्स होती थी, मतलब कोई आज के जैसी ऐसी हाईफाई नहीं, ऐसी सिंपल सी बोट्स। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड्स एंड गिव शेप्स टू बोट्स। और जैसे जैसे टाइम आगे गया सो लोगों को आइडिया आई कि भाई क्यों ना बोट्स को शेप दिया जाए, बोट्स को एक परफेक्ट शेप दिया जाए। वो लोग अलग अलग लकड़े काटते थे और बोट्स को शेप देते थे। सो दीज शेप्स imitated the shapes of animals living in water। अब ये शेप्स कैसी देते थे लोग इनको? सो ये लोग जो शेप्स देते थे बोट्स को, एनिमल्स की शेप देते थे।
मतलब एनिमल्स की शेप देते थे, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स की शेप देते थे ये लोग। सो ये लोग धीरे धीरे, सो दीज शेप्स imitated the shapes of animals living in water. Recall our discussion in the streamline shape. मतलब ये लोग फिर आगे जाके फिर फिश की शेप देने लगे, streamline shape of fish, ठीक है। So inventions of the wheel made a great change in the modes of transport. फिर आगे जाके wheel का भी invention हुआ, wheel भी बनाया गया। तो ये जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये जो साधन, जो अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट के मीडियम बने, मोड्स बने, उसमें सबसे ज्यादा हाथ किसका था? तो ये मैं आपको बता दूं, इन्वेंशन ऑफ द व्हील। मतलब जो व्हील था, जब से व्हील बना, व्हील इन्वेंट हुआ, तब से जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बड़े बड़े बदलाव आए। मतलब एक व्हील का जब से इन्वेंशन हुआ, जब से आदमी को व्हील बनाना आया कि व्हील कैसे बनाया जाता है, तो उसके बाद तो आदमी ने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। उसने पहले घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, स्कूटर, ऐसे करके उसने अलग अलग। सो ये व्हील के इन्वेंशन से जो ट्रांसपोर्ट है उसमें बहुत बदलाव आए। सो इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंजेस इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। द डिजाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। व्हील के डिजाइन को मॉडिफाई किया गया, हजारों सालों से मॉडिफाई किया जाता रहा है। एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। सो एनिमल्स यूज करे जाते थे, और वो एनिमल्स मूव की, एनिमल्स किसको खींचते थे? एनिमल्स कार्ट्स को खींचते। कार्ट्स का मतलब टांगे टाइप होते हैं, गाड़ियां टाइप होती हैं। सो एनिमल उन कार्ड्स को खींचते थे, और वो कार्ड्स किस पे होते थे? व्हील्स पे होते थे। सो एनिमल्स इन कार्ड्स को खींचते थे। एनिमल्स मूव्ड कार्ड्स, एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल कार्ड्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। सो अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, people still dependent on animals, boats and ships to transport them from place to place. सो जैसे ही 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई, जो लोग थे वो अभी भी डिपेंड करते थे एनिमल्स पे, बोट्स पे, शिप्स पे, ताकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। सो 19th सेंचुरी की शुरुआत तक लोग डिपेंड थे एनिमल्स पे, बोट्स पे, शिप्स पे, ताकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो स्टीम इंजन का इन्वेंशन था, उससे नए नए जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे उनका भी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। सो द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, सो उससे नए नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बने। रेलरोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेजेस एंड वैगन्स। सो रेल रोड्स बनाए गए, मतलब रोड्स ऐसे बनाए गए जिन पे रेल चले, वो स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेजेस एंड वैगन्स के लिए। मतलब रेल रोड्स बनाए गए ताकि उन पे स्टीम इंजन चल सके, कैरेजेस माल गाड़ियां, ठीक है। ये स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेजेस एंड वैगन्स, इसका मतलब माल गाड़ियां ही हुआ, ठीक है, डब्बे नहीं होते हैं। सो इस तरह से। सो व्हील मतलब एक आपसे कोई पूछे कि ये जो रिवॉल्यूशन कैसे आया, जो फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, अलग अलग साधन कैसे बने, तो आप बोल सकते हो कि व्हील के इन्वेंशन से। व्हील बना, उसके बाद से जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें बहुत भारी बदलाव आए। धीरे धीरे इंसान को नई नई आइडियाज आई व्हील को लेके, और उसने नए नए व्हीकल्स बनाए, ठीक है। सो 19th सेंचुरी की शुरुआत तक लोग किस पे डिपेंड थे? एनिमल्स पे। लोग एनिमल्स को यूज करते थे, घोड़ा गाड़ी, फिर बोट्स को, शिप्स को, ठीक है, मतलब घोड़ा गाड़ी, टांगे, और बोट्स, शिप्स, यही यूज करते थे। फिर थोड़ा आगे जाके स्टीम इंजन आया, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। आपको पता होगा स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था, आपको पता होगा, एंड आई वॉन्ट यू टू आंसर इट, हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन। सो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, एंड फिर उसके लिए रेल रोड्स भी बने, ठीक है। सो आप देख सकते हो धीरे धीरे रिवॉल्यूशन आया फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट में,
ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज 96। तो पेज 96, फिर ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस। फिर इसके बाद जो बड़े बड़े व्हीकल्स थे वो बनाए जाने लगे, जैसे कि मोटर कार, ट्रक्स और बसेस। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। सो फिर आगे जाके बोट्स और शिप्स यूज की जाने लगी। बोट्स और शिप्स जो कि मोटर से चलती थी। सो जो मोटर से चलते हुए बोट्स और शिप्स थे वो यूज किए जाने लगे वाटर में, मतलब धीरे धीरे इंसान ने प्रगति की, अब मोटर भी आ गई। सो मोटरों से बोट्स और शिप्स चलती थी। The early years of 1900 saw the development of aeroplanes. Even 19वीं सदी में एरोप्लेन्स भी आए। So these were later improved to carry passengers और goods. So धीरे धीरे एरोप्लेन्स में बदलाव आए और फिर पैसेंजर्स भी ले जाए जाने लगे, सामान भी ले जाया जाने लगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द 20th century. सो और क्या क्या आप देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, आपको ट्रेन्स मिलेंगी, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट, ये सब आपको 20वीं सदी में इंसान ने बनाए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में तरक्की की। सो इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाई इंसान ने, मोनोरेल बनाई, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स बनाए और स्पेसक्राफ्ट बनाए। कब बनाए? 20th century में। सो आप देख सकते हो एक व्हील का इन्वेंशन चालू हुआ तो इंसान ने कार्ट बनाई। कार्ट के बाद मतलब पहले बोट तो बनाता ही था, बोट, कार्ट, फिर धीरे धीरे ऑटोमोबाइल्स बनाने लगा, फिर मतलब उससे पहले स्टीम इंजन बनाई, फिर इसके बाद मोटराइज्ड बोट्स, मोटराइज्ड शिप्स बनाई और फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स और स्पेसक्राफ्ट बनाया। ठीक है, तो इस तरह से इंसान जो है धीरे धीरे तरक्की करता गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। फिगर 10.1 शो सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो पिछला पेज जो 95 पेज है उसमें मैंने आपको पिक्चर दिखाई कि कितने सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आपने साइकिल देखी, आपने बोट देखी, ट्रेन देखी। प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। सो उसको आपको अरेंज करना है, सबसे पहले क्या आया और फिर उसके बाद क्या आया। Are there any of the early modes of transport that are not in use today? क्या आज इनमें से कोई ऐसा साधन है जो आज नहीं यूज किया जाता है? इनमें से कौन सा साधन है जो आज नहीं यूज किया जाता है? तो आई थिंक सो ये बुल्लक कार्ट, पर शायद गांव में अभी भी कहीं कहीं किया जाता है। आपको उसको अरेंज करना है कि सबसे पहले इंसान क्या यूज करता था और फिर इंसान ने कैसे कैसे तरक्की की। अब हम पेज 96 देखते हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन का मतलब क्या होता है? जो चीज स्थिर ना हो, जो चीज रुकी हुई ना हो, जो चीज कुछ ना कुछ काम कर रही है, कुछ ना कुछ मूवमेंट। मोशन मीन्स मूवमेंट। हमने देखा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखा तो उसमें मूवमेंट ही मूवमेंट था। अब हम मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस की बात करेंगे कि डिस्टेंस को मेजर कैसे करा जाता है। चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। 10.2 ये है पेज नंबर 96 पे। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। अब देखो, मैंने मेरी जो है जर्नी चालू की। मैंने कहीं से मेरी जर्नी चालू की, अब मैं बहुत आगे पहुंची मतलब मैं मेरी साइकिल पे मैंने मेरी जर्नी चालू की। अब साइकिल पे मैंने एक जगह से चालू की, मैं गई और बहुत दूर चली गई। फिर आपने मुझे पूछा कि आप कितना किलोमीटर ट्रैवल करके आई, मतलब आप कितना दूर जाके आई। पहले इंसान को ये भी नहीं पता होता था किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस क्या है। इंसान दूर दूर तक जाता था पर इंसान को पता नहीं होता था। अभी जैसे आप कहीं जाते हो, आप कहते हो मेरा स्कूल तो मेरे घर से इतने किलोमीटर दूर है, मेरी ट्यूशन मेरे घर से इतने किलोमीटर दूर है, मैं मेरे फ्रेंड के घर से इतना किलोमीटर दूर हूँ। तो आप थोड़ी थोड़ी बात पे डिस्टेंस की बात करते हो क्योंकि आप आज जी रहे हो। बट जब बहुत पहले का टाइम था तब लोगों को ये सब पता नहीं था। लोगों ने कैसे पता लगाया कि भाई कितना डिस्टेंस कवर किया। How will you know whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school? अब देखो डिस्टेंस जानना क्यों जरूरी है।
अब सपोज आपका स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो आपको अपने स्कूल की दूरी अगर पता नहीं है, आपको पता नहीं है बहुत दूर है, ये तो मैं बोल रही हूँ आपका स्कूल दूर है पर आपको नहीं पता है, तो आप सपोज पैदल चलने निकले। सो पैदल निकले, ये तो स्कूल शुरू होके पूरा भी हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएंगे, आप फिर पहुंचोगे, क्योंकि आपको डिस्टेंस ही नहीं पता है। 6 घंटे तो नहीं, पर स्कूल बहुत चालू हो ही जाएगा। पर अगर आपको डिस्टेंस पता है, मैं जैसे कह रही हूँ बहुत ज़्यादा दूर है स्कूल, तो आप तुरंत अपने फादर को बोलोगे पापा स्कूल दूर है, मुझे बाइक पे आप लिफ्ट दे दो, या तो आप साइकिल लेके जाओगे, ठीक है। सो दूरी पता होना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम हमारा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हमारा साधन चूज कर पाएँ। सो how will you know whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take a bus or rickshaw to reach it? When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? How will you know the answers to this question? सपोज आपकी मदर को कुछ खरीदना है, कोई वेजिटेबल्स खरीदने हैं, और आपका घर बहुत ज़्यादा अंदर है, सोसाइटी में, किसी सोसाइटी के बहुत ज़्यादा अंदर है, और मार्केट है बहुत दूर। सो अगर आपकी मम्मी पैदल पैदल जाएगी, टाइम बहुत चला जाएगा। सो आपकी मम्मी को ये डिस्टेंस पता होना चाहिए कि भाई डिस्टेंस कितना है, कि मार्केट कितनी दूरी पे है, तो आपकी मम्मी डिसाइड कर पाए कि भाई नहीं मुझे ऑटो लेनी है या मुझे पैदल जाना है। कईयों का घर नज़दीक भी होता है मार्केट से, वो पैदल चले जाते हैं, पर कईयों का दूर होता है, उन्हें व्हीकल यूज़ करना पड़ता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ता है। सो इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज। सो ये देखो, अब ये मतलब आपको मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है जानना कि जहाँ आपको जाना है वो कितनी दूरी पे है, ताकि आपको आइडिया आए कि मुझे कौन सा साधन लेना है, मुझे कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। नज़दीक है तो साइकिल पे चला जाता हूँ, दूर है तो ऑटो कर लेता हूँ, वरना पापा से लिफ्ट ले लेता हूँ, वरना दीदी से, भैया से लिफ्ट ले लेता हूँ। सो इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज, सो दैट वी कैन हैव अ आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। सो जाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, किसी भी जगह आप चल के जा सकते हो, बस में जा सकते हो, ट्रेन पे, शिप पे, एरोप्लेन पे, इवन स्पेस क्राफ्ट में भी जाया जा सकता है किसी जगह पे, ठीक है। सो समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। सो कई बारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी हमें लेंथ पता होनी चाहिए, विड्थ पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ पता होनी चाहिए ताकि आपको पता लगे ऑब्जेक्ट के बारे में। इन पहेली एंड भुजोस क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स। इवन आपके क्लासरूम में बेंचेस होती हैं, बड़ी बड़ी बेंचेस होती हैं जिसपे 2-2 बच्चे बैठते हैं, और बट फ्रिक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट अदर इज यूजिंग अ लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क। अब देखो एक बड़ी सी डेस्क है, ठीक है। सो यहाँ सपोज ये बड़ी सी डेस्क है और आपको अब ये शेयर करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको और आपकी फ्रेंड को बैठना है। अब क्या होगा, अब कई लोग होते हैं ना ज़्यादा जगह ले लेते हैं, सो वो क्या एकदम अपना बैग एकदम फैला के रखेगी और एकदम फैल के बैठेगी और आपको देगी थोड़ी सी स्पेस। सो ऐसे होते हैं झगड़े। सो अब टीचर आई बीच में, सो टीचर क्या करेगी, सो ऑन द टीचर्स सजेशन, टीचर ने सजेस्ट किया, ऐसा ही पहेली और भुजों के साथ हुआ। उनमें झगड़े होते थे कि भाई तू ज़्यादा जगह ले रहा है, वो कहती थी तू ज़्यादा जगह ले रही है, ऐसा। सो टीचर ने सजेस्ट किया भाई आप क्या करो, लेंथ मेजर कर लो। उन्होंने, टीचर ने बोला कि डेस्क की मेजरमेंट कर लो कि इसकी माप क्या है, और एग्जैक्टली मिडल में मार्क बना दो, और फिर आप जिससे उस मार्क से पता लगेगा कि ये जो डेस्क है 2 आधे भागों में डिवाइड करनी है, ठीक है। डेस्क को 2 आधे भागों में डिवाइड करना है। बोथ पहेली एंड भुजो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। जो पहेली और, तो मतलब टीचर ने एक सजेशन दिया भाई तुम में झगड़े होते हैं, तुम डेस्क को 2 भागों में डिवाइड कर लो। सो पहेली और भुजो हैं, उनको बहुत ही आदत है, मतलब उनको बहुत शौक है गिल्ली डंडा खेलने का अपने दोस्तों के साथ। भुजो ब्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम। सो भुजो अपने साथ गिल्ली और डंडा लाया। Here is how they try to measure the length of desk using डंडा and the गिल्ली। सो इन्होंने क्या किया, क्योंकि मैडम ने बोला भाई मेजरमेंट करके बीच में एक आप एक लाइन खींच दो जिससे आपके झगड़े ना हो, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गिल्ली डंडा ले आए। सो गिल्ली डंडा क्या होता है, इसे कहते हैं गिल्ली डंडा। सो ये डंडा है और ये है गिल्ली, ये खेलने के लिए यूज होता है।
तो ये पुराने ज़माने का खेल है गिल्ली डंडा। सो बूजो और पहेली गिल्ली डंडा ले आए अपने दोस्तों से, और बूजो लाया गिल्ली डंडा। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेस्क को मेज़र करने की कोशिश की डंडा और गिल्ली की मदद से। सो डेस्क जो था उसका जो डेस्क को जब उन्होंने नापा, सो वो डेस्क 2 डंडों के बराबर थी, मतलब 2 डंडों के बराबर थी उनकी डेस्क, 2 गिल्ली और 2 डंडों के बराबर थी। जैसे उन्होंने मापा, सो ये देखो, ये 1 डंडा, ये 1 गिल्ली, फिर 1 गिल्ली 1 डंडा, ठीक है। सो ये पूरी डेस्क किसके बराबर है, 1 गिल्ली 1 डंडे के 2 बारी के बराबर है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर बीचों बीच लाइन खींच दी, ये देखो लाइन खींच दी। So drawing a line in the middle leaves each of them happy with a half of the desk equal to the डंडा and गिल्ली in length। तो इस तरह से उन्होंने डेस्क का मेजरमेंट कर लिया, भाई आधा भाग तेरा आधा भाग मेरा। After a few days the marked line gets wiped out। अब क्या हुआ, जो उन्होंने यहाँ लाइन खींची थी कुछ दिनों बाद वो मिट गई, क्योंकि वो बैठते थे तो लाइन मिट गई। तो अब क्या हुआ, बूजो नया गिल्ली डंडा लाया था बाजार से, वो गिल्ली डंडा टूट गया तो नया लाया था, वो मतलब उसका गुम हो गया था पुराना वाला। तो अब उसने जो नया गिल्ली नया डंडा लाया उसकी मेजरमेंट अलग थी, ऑब्वियसली नया लाया उसकी मेजरमेंट अलग थी। सो ये देखो, ये जो ये नया डंडा है वो तो माप रहा है, पर ये गिल्ली नहीं माप रही है, ठीक है। मतलब पहले क्या था, बिल्कुल देखो माप रहा था गिल्ली डंडा, पर ये नहीं माप रहा है, ठीक है। सो ये जो नया गिल्ली डंडा लाया है बूजो, अब उससे माप रहा है। सो मतलब अब तो माप ही नहीं रहा है, मतलब जो पहले माप रहा था वैसा तो माप ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि वो नया गिल्ली डंडा लाया है। सो पेज 97 पे देखते हैं। हेलो, नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली डंडा द डेस्क लेंथ सीम्स टू बी अबाउट 2 डंडा lengths, 1 गिल्ली length with a small length still left out. This is less than 1 गिल्ली length. Now what? अब जो किया, अब गड़बड़ हो रही है, अब मतलब मेजरमेंट सही से हो ही नहीं रहा है। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूजो डू। अब आप बताओ पहेली और बूजो क्या करें। मतलब पहेली बूजो नया गिल्ली डंडा लाए हैं, उनसे तो उनकी जो डेस्क है वो माप ही नहीं पा रहे हैं। सो आप बताओ वो क्या करें। तो अब क्या करें, अब वो क्रिकेट बैट यूज़ करें, क्रिकेट के विकेट यूज़ करें, क्रिकेट के बॉल्स क्रिकेट विकेट या क्रिकेट की चीज़ें यूज़ करें ताकि वो मेज़र कर पाएँ। सो या आपको लगता है ये उससे भी प्रॉब्लम ऐसी ही हो सकती है। सो अब एक चीज़ वो क्या कर सकते हैं। सो वन थिंग दे कुड डू इज़ टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट। सो एक चीज़ ये कर सकते हैं, छोटी सी डोरी लें और उस पर पॉइंट बना लें 2 साइड्स पे, और इसे कहते हैं स्ट्रिंग लेंथ, मतलब डोरी से नापना। सो क्या कर सकते हैं, वन थिंग दे कुड डू इज टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट। सो डोरी से नाप सकते हैं। सो दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ। सो इसे कहा जाएगा डोरी से नापना। सो दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ। सो अब वो जो डेस्क का विड्थ है, डेस्क को कैसे नाप सकते हैं, स्ट्रिंग लेंथ से, ठीक है, डोरी की मदद से। हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब सपोज कि अब भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या होगा भाई, कभी डेस्क ज्यादा बड़ी हो स्ट्रिंग, चलो एक बारी दूसरी बारी जो थोड़ी जगह छूटे, अब क्या करेंगे। सो दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट टू हाफ 1/4 1/8 स्ट्रिंग लेंथ। सो अगर उन्हें कोई छोटी सी स्पेस उन्हें कैलकुलेट करनी है तो ये क्या कर सकते हैं, they can fold the string and mark it into the 1/2 1/4 and 1/8 string length। मतलब ये फोल्ड कर करके मेजर कर सकते हैं, 1 का आधा हाफ, हाफ का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8। तो ऐसे करके ये लोग छोटी छोटी जगह भी मेजर कर सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि जो स्ट्रिंग की मदद से पहेली और बूजो जो है आराम से डेस्क नाप जाए। मतलब हमने स्ट्रिंग मतलब डोरी की मदद से अब आराम से, ये देखो डोरी लेके बैठा है बूजो, बहुत 2 डोरियां लेके बैठा है, ऐसे मार्क करके बैठा है। अब हो सकता है वो आराम से नाप जाए डेस्क को। तो आप कहोगे कि अब आप एक आइडिया दोगे, ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। सो आप कहोगे, यू वुड से दैट दे शुड यूज द स्केल इन देयर ज्योमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। यस ऑफ कोर्स। अब आप कहोगे कि पहले गिल्ली डंडा यूज किया, डोरी यूज की, इससे अच्छा तो स्केल क्यों नहीं यूज कर लेते ये लोग। स्केल यूज कर लेना, अपने ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल तो पड़ी हुई होती है, उससे मेजर करके प्रॉब्लम सॉल्व। तो यस, यही तो सही बात है।
So Bujo has been reading about the way people used to measure distances. Actually बूजो ये सब क्यों कर रहा है? बूजो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि जब पहले ज़माने में स्केल्स वगैरह या ये सारे मेज़रमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सारे यूनिट्स नहीं होते थे, तो लोग किस तरह से मेज़र करते थे, लोग किस तरह से मेज़र करते थे चीज़ों को. सो बूजो ये सारे अलग अलग तरीके जो है वो देख रहा है कि क्या क्या तरीके होते थे मेज़रमेंट करने के. So Bujo has been reading about the way people used to measure distances before such standard scales were made, and he has been trying to follow different methods of measuring distances. So Bujo अलग अलग तरीके यूज कर रहा है कि भाई जब मेजरमेंट के साधन नहीं होते थे, स्केल वगैरह नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे. There are so many occasions when we come across a need to measure lengths and distances. तो ऐसे बहुत सारे occasions आए, ऐसे बहुत सारी ऐसी फंक्शंस या ओकेशंस आए, बहुत सारे ऐसे मौके आए जब हमें लेंथ और डिस्टेंसेस मेज़र करनी पड़ती है. ऐसे बहुत सारे हमारे लाइफ क्या डेली कुछ ना कुछ हमें मेज़र करना होता है. द टेलर नीड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ इट इज इनफ टू स्टिच अ कुर्ता. सपोज आपको कुर्ता सिलवाना है तो आपको टेलर को उतना कपड़ा देना पड़ता है जिससे कुर्ता बन जाए. सो यहाँ देखो मेजरमेंट की जरूरत है. कारपेंटर, जो कारपेंटर है, कारपेंटर नीड्स टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ अ कपबोर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक द डोर. सो ये कारपेंटर है, कारपेंटर को कपबोर्ड मतलब जो कबाट है उसकी हाइट और विड्थ मेजर करनी है. उसकी हाइट और विड्थ कपबोर्ड की पता होनी चाहिए कि जैसे वो उसको पता लगे कि हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर. सो उसका डोर बनाने में कितना लकड़ा लग जाएगा. सो जो कारपेंटर है, कारपेंटर को हाइट और विड्थ किसी भी कबर्ड की हाइट और विड्थ उसे मेजर करनी है, और उसे मेजर करेगा तो ही उसको पता लगेगा कि वुड कितना चाहिए, लकड़ा कितना चाहिए, ताकि वो दरवाजा बना सके. सो द फार्मर नीड्स, इवन फार्मर मतलब आप जिस भी प्रोफेशन में हो आपको मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है. जैसे कि फार्मर है, सो द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द और द एरिया ऑफ हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स. इवन जो फार्मर है, फार्मर को भी ये पता होना चाहिए कि भाई उसे पता होना चाहिए कि भाई उसके एरिया, जो फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रेथ और द एरिया ऑफ हिज लैंड. सो उसे लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए लैंड की, ताकि उसको पता लगे कि कितना सीड जाएगा, मतलब उसे कितने सीड्स लाने हैं. अगर उसको एरिया ही नहीं पता होगी, लैंड का मेजरमेंट ही नहीं पता होगा, सो वो कैसे सीड्स लाएगा उसको क्रॉप्स उगाने के लिए. नहीं मतलब हर आप देखोगे, आपने यहाँ 3 प्रोफेशन डिस्कस किया. आपने टेलर, तो टेलर को भी देखो सिलाई करने के लिए मेजरमेंट की जरूरत है. कुर्ता बनाना है तो उसको कपड़े की मेजरमेंट खबर होनी चाहिए. कारपेंटर है, कारपेंटर को डोर बनाना है, मेजरमेंट पे होना है. फार्मर, इवन फार्मर को भी जमीन की मेजरमेंट पता होनी चाहिए, तभी वो खेती कर पाएगा. सो इस तरह से आपको ये सब जरूरत, मतलब आपको यहाँ देखो, आप कहो कि क्यों मेजरमेंट की जरूरत क्यों है, तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ जरूरत है. इवन आप बच्चे हो, आपको सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, आपसे आपकी लंबाई पूछी जा रही है. लंबाई, सपोज आपको कपड़े खरीदने, आपकी लंबाई पूछी जा रही है. You want to tell the length of a straight line from top of your head to the heel of your feet. आपको कहा जा रहा है भाई तेरी लंबाई कितनी है. आपसे पूछा जा रहा है भाई तेरा रूम कितना लंबा है. आपसे पूछा जा रहा है कि तू जिस डेस्क पे बैठता है वो कितना चौड़ा है. आपसे पूछा जा रहा है दिल्ली से लखनऊ की दूरी क्या है. आपसे पूछा जा रहा है बताओ कि अर्थ से मून की दूरी क्या है. सो ये सारे क्वेश्चंस में कॉमन एक चीज है. क्या कॉमन है? सब डिस्टेंस के बारे में है, 2 जगहों के डिस्टेंस के बारे में है कि 2 जगहों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा. सो सब क्वेश्चंस में एक ही चीज है कि डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है. द 2 places may be close enough like the 2 ends of a table or they may be far apart like जम्मू एंड कन्याकुमारी. तो 2 चीजें बहुत नजदीक भी हो सकती हैं, जैसे कि मेरे हाथ में ये पेंसिल है. सो ये देखो नजदीक है, इसकी एंड इसकी एंड के नजदीक है. और कोई 2 चीजें बहुत दूर भी हो सकती हैं, जैसे कि
जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी। सो दोनों बहुत दूर हैं, कन्याकुमारी साउथ में आया, जम्मू कश्मीर नॉर्थ में आया। सो इस तरह से दो चीज़ों के बीच में बहुत दूरी भी हो सकती है, दो चीज़ें बहुत नज़दीक भी हो सकती हैं। So let us do a few measurements to see what exactly we need to do when we measure distances or lengths. तो हमें exactly मतलब क्या करना चाहिए, क्या मेजरमेंट्स करनी चाहिए कि हम डिस्टेंसेस या लेंथ मेजर कर पाएं। सो सम मेजरमेंट्स 10.3 पेज 97 एक्टिविटी 1। पहला एक्टिविटी 1 है वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1। सो ये एक्टिविटी आपको ग्रुप्स में करनी है और आपको ये एक्टिविटी एक एक करके करनी है। यूजिंग योर फुट एज आपको अपना फुट यूज करना है। यूजिंग एज अ फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। सो आपको अपना पैर यूज करना है लेंथ के यूनिट के लिए। मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम। तो आपको क्या मेजर करना है, आपको अपने क्लासरूम का पैरों से मेजरमेंट करना है लेंथ का, और लेंथ और ब्रेथ, क्लासरूम के लेंथ और ब्रेथ का मेजरमेंट करना है। सो इट इज पॉसिबल दैट व्हाइल मेजरिंग दीज यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन्स टू बी मेजर एज इट इज स्मॉलर देन योर फुट। सो ये पॉसिबल है कि जब आप ये सब मेजर करते हो सो आप ये फाइंड कर सकते हैं, आप ये पता लगा सकते हो कि जो कुछ पार्ट है उसे मेजर करना पड़ता है क्योंकि वो आपके फुट से छोटा है। देखो कौन कौन से तरीके हैं। सो फुट स्ट्रिंग डोरी से ही आप कर सकते हो, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। आपका नाम, आपने लेंथ ऑफ क्लासरूम, विड्थ ऑफ क्लासरूम कैसे मेजर की। इसके बाद एक्टिविटी 2 है, ये भी आपको यहाँ देखो आपने पैरों से किया, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी एक्टिविटी है वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पेन एज अ यूनिट ऑफ टू मेजर द विड्थ ऑफ टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम। सो एक्टिविटी 2 में आपको क्या करना है, पेज 98 पे वर्क इन अ ग्रुप। आपको एक ग्रुप में काम करना है और आप में से हर किसी को आपका हाथ यूज करना है, हैंड स्पेन यूज करना है ताकि आप टेबल की मेजर कर सको, हाथ से टेबल की मेजर करनी है, ठीक है। सो आपको ये टेबल की चौड़ाई आपके हाथों से मापनी है। सो इधर भी आपको यू मे फाइंड दैट यू नीड स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू योर हैंड स्पेन एंड देन फ्रैक्शंस ऑफ दिस टू मेक। तो यहाँ पे भी आपको डोरी की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि किसी का हाथ छोटा है, किसी का बड़ा है। सो वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द, तो मेजरमेंट क्या हुआ, मेजरमेंट मापना क्या हुआ। मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। मतलब मेजरमेंट क्या होता है, अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से कंपेयर करना, ठीक है। दिस इज नोन एज फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। सो एक फिक्स्ड क्वांटिटी यूज होती है जिसे यूनिट कहा जाता है, ठीक है। मतलब आपको सपोज ये विड्थ ऑफ टेबल फाइंड करनी है तो इसके लिए आपने स्ट्रिंग यूज किया, आपने हाथ यूज किया। सो एक अननोन क्वांटिटी और एक नोन क्वांटिटी को मेजर करना उसे कहा जाता है यूनिट। सो यूनिट किसे कहा जाता है, measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. This known fixed quantity is called a unit, ठीक है। The result of measurement is expressed in 2 parts. So measurement की result दो तरह से आप measure कर सकते हो, दो तरह से express कर सकते हो। One part is a number, the other part is the unit of measurement. So यूनिट मतलब आप किसी भी चीज आपको मेजर करने बोला जाए तो कैसे मेजरमेंट होगी। जैसे आप बोलते हो, मैं पूछती हूँ मेरे घर से आपके घर की दूरी क्या है, तो आप कहोगे 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। 3 क्या है, नंबर। किलोमीटर क्या है, किलोमीटर है अल्फाबेट है ना, मेजरमेंट है, मेजरमेंट का यूनिट है। किलोमीटर क्या है, यूनिट है ना मेजरमेंट का। सो कभी भी आप किसी चीज की मेजरमेंट लिखते हो तो उसमें दो चीजें यूज होती हैं, नंबर और मेजरमेंट का यूनिट, ठीक है। सो सबसे पहले यूनिट की डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई है अभी तक हमारे पास। सो मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। मतलब जब आप एक अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हो विथ सम नोन क्वांटिटी, किसी नोन क्वांटिटी के साथ किसी अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हो। सो आपको जो फिक्स्ड क्वांटिटी है, जो फिक्स्ड नोन क्वांटिटी है, उसे हम कहते हैं यूनिट। दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। सो ये जो मेजरमेंट का रिजल्ट है, मतलब ये जो मेजरमेंट का रिजल्ट आया वो 2 भागों में
एक्सप्रेस किया जाता है। सो वन पार्ट इज अ नंबर, पहला पार्ट है नंबर का। द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो पहला पार्ट है नंबर और अदर पार्ट है मेजरमेंट का यूनिट, ठीक है। सो द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स। ये मैंने अभी अभी बात बोली। वन पार्ट इज अ नंबर, अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। For example, if in activity 1 the length of room is found to be 12 lengths of your foot, then 12 is the number and foot length is the unit selected for the measurement. जैसे कि आपने एक्टिविटी 1 किया, उसमें आपको पैरों से रूम मापना था। सो वन पार्ट इज अ नंबर। सो पहला पार्ट नंबर, पहला पार्ट जैसे आपने रूम का मेजरमेंट किया, सो सपोज आप 12 कदम चले, सो 12 नंबर है। So for example, if in activity 1 the length of the room is found to be 12 length of your foot, so 12 length of, then 12 is the number, 12 क्या है, नंबर है, and foot length क्या है, यूनिट सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। 12 नंबर और फुट लेंथ है उसका यूनिट। सो कोई भी चीज लिखते हो सो नंबर और यूनिट लिखना पड़ता है। सो नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 10.2। अब 10.1 10.2 की सारी मेजरमेंट्स पढ़ डालो। आर ऑल मेजरमेंट्स फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट इक्वल। तो क्या मतलब हर किसी का पैर इक्वल है या हर किसी का हाथ इक्वल है, हैंड स्पैन इक्वल है। सो परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट। अब देखो हर किसी की रिजल्ट अलग आएगी क्योंकि हर किसी के पैर का माप, हर किसी का फुट स्पैन, हैंड स्पैन सबका डिफरेंट है। सो सिमिलरली द लेंथ ऑफ फुट में भी स्लाइटली, सबका अलग अलग होता है ऑब्वियसली नाप है हाथ का, पैर का। भले आप एक जितने हो तो भी सबका अलग अलग होगा। एज भले एक जितनी हो पर हाथ का जो हमारा शरीर है वो तो अलग ही होता है एक दूसरे से। सो देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट्स यूजिंग योर हैंड स्पैन और लेंथ ऑफ फुट एज अ यूनिट टू अदर्स, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन और फुट। अब सपोज जैसे कि आपके पापा ने पूछा कि भाई बताओ कि ये जो बोर्ड है हमारे घर पे इसका लेंथ क्या है, तो आप कहोगे पापा 5 हैंड स्पैन्स। 5 मतलब भाई मेरे 5 हैंड स्पैन्स। तो अब देखो आपके पापा का जो हैंड स्पैन है वो बड़ा है एंड आपका हैंड स्पैन है छोटा। सो आप ये कैसे मेजर करोगे? सो फर्क आएगा। सो आपको एक परफेक्ट फिगर बतानी पड़ेगी, ठीक है। सो आपको मतलब थोड़ा सा कठिन हो जाएगा अगर हैंड स्पैन से या फुट से आप किसी की मेजरमेंट बताते हो तो, ठीक है। सो वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड। अब यहाँ पे आपको जरूरत है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब हैंड स्पैन और फुट तो फ्लॉप मेथड्स हैं, ये मतलब आपको सही रिजल्ट नहीं देंगे। सो आपको सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स चाहिए दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपको ऐसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स चाहिए जो पर्सन टू पर्सन ना बदले। भाई ऐसे नहीं कि आपने मापा तो अलग आया, मैंने मापा तो अलग। आपको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत है। कौन से स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट? जो कि आज आप मैथ्स में पढ़ते हो, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है। ये सारे आपको मेजरमेंट की यूनिट की जरूरत है। सो आप फुट और मतलब ये सारे थोड़े से पुराने तरीके हैं, फुट लेंथ और हैंड स्पैन ये सारे पुराने तरीके हैं, ठीक है। सो मैं यहीं मेरा लेक्चर आज का पेज 98 पे एंड करती हूँ। सो आपको क्यों एंड कर रही हूँ? क्योंकि जो नया टॉपिक है वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स है कि आजकल कौन से यूनिट्स यूज होते हैं। सो ऑब्वियसली नया टॉपिक है तो हम नए लेक्चर से चालू करेंगे। सो आज का टॉपिक हम पेज 98 पे एंड करते हैं। दिस इज द पेज 98। सो आपको क्या करना है, आपको पेज 98 तक फुल चैप्टर रीड करना है। मतलब चैप्टर चालू कहाँ से हुआ था आपका? ये चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस पेज नंबर 95 से चालू हुआ था। आपको 98 तक रीड करना है। यू हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड आपको एक एक पॉइंट, मैंने जो भी पॉइंट्स सारी लिखो आपको टिक कराई हैं, यहाँ से देखो मैंने पॉइंट्स टिक कराई हैं। आपको पॉइंट वाइज एक एक चीज लिखनी है। मैं देखती हूँ आप लोग पॉइंट्स ध्यान से नहीं लिखते हो। जब मैं पॉइंट्स देखती हूँ काफी लोग बहुत ज्यादा जो है पॉइंट्स मिस करते हैं। डोंट मिस देम। जो मैंने टिक कराया है यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। आई एम शोइंग यू अगेन मैंने कौन कौन सी पॉइंट्स टिक कराई हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव अंडरलाइंड। सो ये सारी पॉइंट्स आपको लिखनी है आपकी नोटबुक के अंदर, ठीक है।
सो यहाँ इस पेज पे भी है। सो आई होप आप एक एक पॉइंट अच्छे से लिखेंगे। यू विल राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। So just ending my lecture here. Write each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. Read the entire thing also. Thank you.